वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ के साइंस और मैथ का जो वन शॉट है वो बनाया जाता है। दोस्तों, हमारे जो वन शॉट होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होते हैं, क्योंकि पूरे साल भर आपने पढ़ाई की है, लेकिन अब जो समय है वो एग्ज़ाम देने का है। तो हमारा जो चैनल रहता है वो हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करता है कि एग्ज़ाम के पहले अगर आप हमारे वन शॉट को देख लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे सवाल यानी 90% से भी ज़्यादा जो सवाल है हमारे वन शॉट में से दिख जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है सरल समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेस वन शॉट। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान समीकरण के हल है या नहीं है। तो करना क्या है, समीकरण का हल कब माना जाता है? जब दोनों ओर की साइड एक जैसी हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान एक जैसा हो जाए। तो एक मैं आपको करके बता रहा हूँ, बाकी उसके रिलेटेड ही आप कर सकते हैं आराम से। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n बराबर आपको 1 लेना है। अब देखो ये समीकरण क्या है, n + 5 बराबर 19। तो n की जगह 1 रखना है, यानी यहाँ पर अगर 1 रखेंगे और 1 + 5 करेंगे तो देखो 6 जो है वो 19 के बराबर आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि 6 कभी 19 के बराबर हो नहीं सकता है, तो ये कभी भी हो ही नहीं सकता, यानी ये हल नहीं हो सकता। तो उसी तरह आप सारे सवाल कर सकते हैं, बस n की वैल्यू आपको रखनी है। लेकिन जहाँ माइनस प्लस है वहाँ थोड़ा ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर देखो माइनस का 2 है, तो 7 दूनी 14, लेकिन माइनस का 14, और माइनस के 14 में जब 5 निकलेंगे तो माइनस का ही चिन्ह बाहर आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आता है। तो ये भी इसका हल नहीं होगा। ऐसे आप सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पकड़ में आएगा कि किस तरह से ये सवाल हैंडल होता है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रत्यक्ष और भूल विधि से समीकरण को हल करना है। अब देखो, प्रत्यक्ष और भूल विधि होती क्या है? इसमें क्या होता है कि आपको पक्षांतरण नहीं करना है। इसमें आपको पक्षांतरण नहीं करना, लेकिन एक ऐसा मान फिट करना है जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो देखो यहाँ पर इस सारणी के अंदर क्या चीज़ दे रखी है, हमको यहाँ पर कंटिन्यू क्या करना है, पी के मान मानने हैं। यानी जो समीकरण ये दे रखा ना आपके पास में, इसके लिए आपको मान मानना है। 0 से स्टार्ट कर दो, फिर 1 2 3 4 5, एक ऐसा मान आ जाएगा जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। जैसे देखो p बराबर 1 मान रहा है, तो ये दाएं पक्ष के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि दाएं पक्ष में क्या चाहिए, 17 चाहिए। तो देखो जब p बराबर 1 रख रहे हैं तो 5 एकम 5, 5 और 2 7 आ रहे हैं। जब 2 रख रहे हैं तो 12 आ रहे हैं, लेकिन जब 3 रख रहे हैं तो 17 आ रहा है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और भूल विधि से अपन इसको हल कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल विधि है, बस आपको m के मान रखने, यानी जो चर पद दे रखा है उसकी गिनती लगा देनी है। जैसे लगाओगे एक मान ऐसा आएगा जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। नहीं तो आप इसे एक अन्य विधि से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको दोनों पक्षों में एक काम करना है कि दोनों तरफ क्या हो कि जो फालतू चीज़ है उसको हटा देनी है। जैसे देखना, जिसमें इसको करके बताता हूँ, ध्यान रखना। 3m - 14 बराबर 4। तो देखो अपने को 3m को बचाना है, यानी इस 14 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों और प्लस का 14 जोड़ देंगे। यानी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जब प्लस का 14 जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से ही जुड़ेगा। ये तो जब इधर 14 जुड़ रहा है तो उधर भी जुड़ेगा 4 में, तो 4 + 14 हो जाएगा। तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, जिससे क्या होगा, 3m पूरा फ्री हो जाएगा। उधर क्या रहेगा, 14 और 4 18 हो जाएगा। अब देखो हमको खाली m को बचाना है, तो m को बचाने का तरीका क्या रहेगा, अगर हम इसमें 3 का भाग दे देंगे तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण दोनों ओर से बैलेंस होती है। इससे क्या फ़ायदा होगा, 3 से 3 कटेगा तो खाली m बचेगा। यानी हमारा मेन जो टारगेट रहता है कि वो चर पद को उसको बचाना है। चर पद फ्री होगा, बाकी इसमें भाग लग जाएगा, 3 से 18, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि देखो जहाँ पर n बराबर यानी m बराबर आप 6 रखोगे, वहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो ये होती है प्रत्यक्ष और भूल विधि, बहुत ही सिंपल होती है, आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। कथन को समीकरण में बदलना, तो ये तो बहुत सिंपल ही है। ये क्या कह रहा है कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे x + 4 बराबर 9। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, तो y - 2 बराबर 8। जो चीज़ प्राप्त होती है वो बराबर के उधर चली जाती है। अब गुणा की बात होगी कि a का 10 गुणा, यानी 10a जो है वो 70 है। तो ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इनको बारी बारी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इनके आंसर पढ़े कर सकते हैं आप। अब जहाँ तिहाई वगैरह हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड का 1/3 मतलब जेड का 1/3, अगर उसमें 3 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 30। प्राप्त होने वाली चीज़ बराबर के उस तरफ जाती है।
अगला सवाल इसका जस्ट उल्टा कर दिया, तो वो तो देखते ही पता लग रहा है कि p और 4 का योगफल 15 है। m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। m का 3/5 6 होता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आंसर लिखा है, यानी कुछ सवाल इसमें टफ हो सकते हैं, कुछ इसमें सिंपल ही होते हैं। जैसे देखो m के अंदर 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, m को 3 से गुणा और 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो लैंग्वेज आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई टीचर इसको गलत नहीं करेगा। अगले सवाल है, स्थितियों में समीकरण बनाइए। ये थोड़े अच्छे सवाल है। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमित के पास, मतलब इसको आपको समीकरण में बदलना है। तो ये देखो 4 सवाल है, तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अपने को बाद वाले का हमेशा x मानना है। बाद वाले को x क्यों मानते हैं? क्योंकि जो इरफान के पास कंचे है वो परमित के पास कंचे के 5 गुने से 7 अधिक है। तो जो नाम पहले आता है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो नाम बाद में आता है ना उसको x मानता है। तो परमित के पास x मान लिए, तो परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास है। टोटल कंचे कितने थे? 37 थे। तो बराबर में क्या रखेंगे? 37 रखेंगे। तो देखो एक समीकरण तैयार होगी। उसी तरह, ठीक उसी तरह सेकेंड सवाल का भी आंसर अपन कर सकते हैं कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो देखो बाद में कौन आ रहा है? लड़की के पिता तो पहले जन्म लेते हैं, तो लड़की की आयु को ही अपन क्या करेंगे बाद, मतलब क्योंकि लड़की बाद में आई है, पिता पहला आया है, तो उसको आप x और y कुछ भी मान सकते हैं। अब ये ABCD का कोई भी अक्षर आप ले सकते हैं। चर पद में पूरी ABCD चलती है, तो आप एक को क्या मानेंगे? एक को आप कोई भी चर पद मानेंगे। तो लक्ष्मी की आयु y वर्ष मान रहे हैं। अब लक्ष्मी की जो आयु है, यानी जो लक्ष्मी की आयु है वो पिता के 3 गुने से 4 अधिक है। यानी पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष है, लेकिन वो लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 अधिक है। तो सिंपल सा ऐसे अपन कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सवाल है ये। अगला सवाल जो तीसरा, वो क्या कह रहा है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। धन का मतलब वही योगफल है, और अधिकतम अंक 87 है। तो देखो सबसे बड़ा अंक हमेशा उधर जाएगा, तो न्यूनतम अंक बाद में आ रहा है, तो उसको हम क्या मान रहे हैं? कोई भी एक ABCD का अक्षर मान रहे हैं, L मान रहे हैं, जो कि 2 गुने से 7 अधिक है। तो 2L + 7 हो रहा है, जो कि इसके 87 में योगफल आ रहा है। अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिभुज के रिलेटेड है, इसको बहुत सारे टीचर देना पसंद करते हैं। तो देखो इसको सवाल को पढ़ लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। शीर्ष कोण ये ऊपर वाला, आप इसको शीर्ष कोण मान लीजिए, और आधार के कोण ये हो गए, ठीक है ना। प्रत्येक आधार कोण को 20 डिग्री लेना है। याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, हमको पता है। तो देखो आधार कोण B मान रहे हैं, और शीर्ष कोण आधार कोण का दुगुना है, यानी 2B है। अब तीनों कोण के मतलब देखो इस तरह से आप समझ लो, आधार कोण B मान रहे हैं तो ये भी B मानेंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 कोण तो बराबर ही है। लेकिन जो ये शीर्ष कोण है वो इनका 2 गुना यानी 2B है। अभी तीनों कोण आपके पास पड़ा है, 2B डिग्री, B डिग्री और वापस B डिग्री, सभी का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सबको जोड़ रहे तो 4 भी आ रहा है। अब जो चीज़ इधर इनटू होती है वो उधर जाके भाग में बनती है, तो 4 इधर से हट के इधर भाग में लगेगा। जैसे ही भाग दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर नहीं निकालना, अपने को सिंपल एक समीकरण तैयार करके देनी है। अगला सवाल है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो चर को पृथक कैसे कर सकते हैं? दोनों तरफ कुछ जुगाड़ करना है। ये पहली विधि है जो प्रत्यक्ष और भूल विधि है, वही विधि है सेम टू सेम। अपने को सिंपल x को बचाना है। तो देखो x को बचाने के लिए अपन क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ प्लस का 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि इधर हमें क्या रखना है? इधर हमें सिर्फ x को रखना है। तो इस माइनस के 1 को हटाने के लिए हमारी मजबूरी है कि दोनों तरफ 1 जोड़ रहे हैं। इससे कैंसिल हो जाएगा ये, और इधर ये जुड़ जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये सारे सवाल एक जैसे आप कर सकते हैं। इधर देखो प्लस आ गया, तो अब की बार क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 1 घटा देंगे। ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब की बार वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा टफ है। टफ कुछ नहीं है ये, अब की बार इंटू में है। तो इंटू में हुआ तो क्या हुआ? हम हटा तो सकते हैं ना, क्योंकि देखो अगर 3L इधर है तो हमें L को ही बचाना है। तो हमारी मजबूरी है कि 3 का भाग लगाए दोनों पक्षों में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें भी 3 का भाग लगेगा,
जैसे ही भाग लगेगा 14 आंसर आएगा। उसी तरह देखो आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये भाग वाला सवाल है B2, तो 2 को हटाने का तरीका यही है। देखो B/2 है ना, बराबर में 6 हैं। 2 को हटाने के लिए दोनों और 2 से गुणा कर देंगे, इससे ये कैंसिल होगा तो B बचेगा, फिर B का मान आ जाएगा 6 दूनी 12। ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसे देखो इसमें ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो इधर क्या, देखो हम पहले काम करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जेड को बचाना है। जेड को बचाने के लिए क्या करेंगे अपन, Z/3 बराबर 5/4। तो 3 को हटाना है तो इंटू तो करना ही पड़ेगा 3 से दोनों पक्षों को। फिर क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, फिर वही 5×3 15, 15/4 जेड का मान आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है। आराम से जिस चीज़ को बचाना है, अगर वो नीचे है तो ऊपर इंटू कर दो, ऊपर है तो नीचे भाग दे दो। प्रैक्टिस करोगे जितनी, उतना घना और गहरा सवाल ये समझ में आ जाएगा। वापस वही सवाल आ गया, स्थितियों के लिए समीकरण बनाओ। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ दो। अब संख्या नहीं पता तो संख्या क्या है, x मानेंगे अपन उसको, उसके 8 गुने में 4 जोड़ेंगे तो आपको 60 प्राप्त होगा। तो जो चीज़ प्राप्त होती है वो उधर जाती है, 60 तो पहले ही बराबर के उस तरफ पड़ा है। संख्या का 8 गुना में 4 जोड़ना, यानी संख्या तो x थी, x का 8 गुना 8x, क्या जोड़ा, 4 जोड़ा। ये अपने पास में समीकरण प्राप्त हो गई। उसी तरह देखो एक संख्या का 1/5 घटा, एक संख्या का 1/5 यानी x/5, इसमें से कितना घटाना, 4 घटाना, तो अपने को क्या देता है, 3 देता, मतलब वही प्राप्त होता है। तो ये कर सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है। इन सब के आंसर ये पढ़े हैं, बहुत ही सिंपल ये सवाल है, कोई भारी चीज़ नहीं है, कर सकते हैं आप। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना इसको। बाकी ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इनको आराम से कर सकते हैं। जहाँ भाग देने की बात हो भाग दीजिए, गुणा करने की बात हो गुणा कीजिए, जिस तरह से हैंडल करना है कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, कोई भारी सवाल नहीं है। अगले सवाल सेम टू सेम ऊपर भी हमने किए थे, ये वही सवाल है सेम टू सेम, है ना। लेकिन अब की बार क्या इसका हल मांगा आपसे, तो हल ऐसे ही तो करते हैं। हल में क्या करते हैं कि जो ABCD का अक्षर होता है वो हमेशा एक तरफ रहता है, गणित के अक्षर राइट हैंड साइड में जाते हैं। जैसे देखो ये 2x + 7 है, बराबर में 87 है, तो ABCD का अक्षर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बाकी सब राइट हैंड साइड में चले जाने चाहिए। तो ये 2x है, ये ABCD से रिलेटेड है, इसको यहीं पर रहने दो। लेकिन जो गणित का अक्षर है वो पक्षांतरण हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, इंटू है तो भाग होगा, भाग है तो इंटू होगा। तो ये प्लस का 7 दिख रहा है आपको, ये पक्षांतर होते ही उधर जाएगा माइनस का बन के, यानी 87 में से जाके प्लस का 7 माइनस का 7 बन जाएगा। फिर 2x के बराबर क्या बनेगा, 87 में 7 गए 80 बने। अब देखो x की वैल्यू है तो x तो 2 से इंटू हो रहा है, और इंटू होने वाली चीज़ हमेशा उधर जाके भाग में बनती है, तो इसका आंसर आ रहा है। उसी तरह इसका भी आंसर आप कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखो वही चीज़ है, वापस 2 बार तो ये 2x हो गया, ये तो ABCD के रिलेटेड है, लेकिन प्लस का 40 उधर जाके घटेगा तो ये बन जाएगा 140। x 2 से इंटू हो रहा है, भाग लग जाएगा तो 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। उसी तरह ये वाला सवाल भी आप कर सकते हैं। राहुल के रनों की संख्या सचिन के रनों की संख्या, राहुल के रनों की संख्या की 2 गुना है, तो आप इसे भी कर सकते हैं, कोई भारी सवाल नहीं है ये। तो इसको भी कैसे किया जा रहा है, वही देखो ये तो जुड़ गया, क्योंकि देखो ये सवाल पहले ऐसा था x + 2x + 2 बराबर 200, है ना, 200 था। तो ये प्लस का 2 उधर जाकर घटा, क्योंकि प्लस का 2 उधर जाकर घटेगा, ये 3x बनेगा। फिर देखो x से 3 इंटू है तो भाग लग जाएगा, 66 आंसर आ जाएगा। फिर पता है कि 2 गुना तो वो एक जना 66 मार रहा है, तो एक जना 132 मारेगा। और ये वापस वही सवाल है, लेकिन अब की बार हल मांग रहा है, ऊपर समीकरण मांग रहा था, इस बार हल मांग रहा है। तो हल आपको करना आता है, उसमें कोई भारी चीज़ नहीं है, बस समीकरण का पक्षांतरण करना सीखना है। ABCD का अक्षर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सारे गणित के अक्षर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इंटू है तो भाग, भाग है तो इंटू। प्लस का 7 उधर जाके घटेगा 30 बनेगा, भाग लग जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। प्लस का 4 है, ये गणित का अक्षर है, इधर आके घटा 45 बन गया, y 3 से मल्टीप्लाई है, भाग लगती 15 आंसर आ गया। सारे के सारे सवाल आप कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से हमारा ये जो वन शॉट है वो कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो जाता है। मात्र यही सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें से कोई बार जाता हुआ नहीं दिखाई देगा।
चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़ना। धन्यवाद।